अवनी लेखरा की कहानी राजस्थान के जयपुर की गलियों से शुरू होती है, जहां 8 नवंबर 2001 को एक बेहद चंचल और होनहार बच्ची ने जन्म लिया। अवनी का बचपन बाकी बच्चों की तरह ही खिलखिलाते हुए बीत रहा था। उन्हें डांस करना और बाहर घूमना बेहद पसंद था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। साल 2012 का वह मनहूस दिन, जब अवनी मात्र 11 साल की थी, अपने पिता के साथ धौलपुर से जयपुर जा रही थी। रास्ते में उनकी कार का भीषण एक्सीडेंट हुआ और इस हादसे ने उनकी पूरी दुनिया पलट दी। उनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी गंभीर चोट आई कि शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। अचानक से एक दौड़ती भागती लड़की का जीवन व्हीलचेयर तक सिमट गया। वो समय अवनी और उनके परिवार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। एक्सीडेंट के बाद के 3 साल अवनी ने बिस्तर और अस्पतालों के चक्कर काटते हुए बिताए। शारीरिक दर्द से ज्यादा उन्हें मानसिक पीड़ा खाए जा रही थी। वो खुद को कमरे में बंद रखती थीं, क्योंकि उन्हें बाहर के लोगों की सहानुभूति भरी नजरें और बेचारी शब्द बर्दाश्त नहीं था। वो स्कूल जाने से कतराने लगी थीं और उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। इस अंधेरे दौर में उनके पिता प्रवीण लेखरा उनके लिए ढाल बनकर खड़े हुए। वो अवनी को चुपचाप कमरा बंद करके बैठा हुआ नहीं देख सकते थे। अवनी को अवसाद से बाहर निकालने के लिए उनके पिता उन्हें जबरदस्ती जयपुर के जगतपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले जाने लगे। शुरुआत में अवनी को खेल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा ए शॉट एट हिस्ट्री पढ़ने को दी। उस किताब ने अवनी के भीतर एक चिंगारी जला दी। उन्होंने महसूस किया कि अगर एक इंसान अपनी मेहनत से ओलंपिक गोल्ड जीत सकता है, तो वो अपनी शारीरिक अक्षमता को अपनी कमजोरी क्यों बनने दे रही हैं। जब अवनी पहली बार शूटिंग रेंज पहुंची, तो वहां मौजूद कोच और अन्य खिलाड़ी हैरान थे। एक छोटी सी लड़की जो अपनी व्हीलचेयर को भी मुश्किल से संभाल पा रही थी, वो भारी भरकम राइफल उठाने की जिद कर रही थी। शूटिंग में सबसे जरूरी होता है शरीर का संतुलन, और अवनी के लिए बिना पैरों के सहारे के खुद को स्थिर रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। राइफल का वजन करीब 5-6 किलो होता था, जिसे घंटों तक पकड़कर निशाना साधना उनके लिए शारीरिक रूप से बहुत कष्टदायक था। अवनी को अपनी व्हीलचेयर में कई बदलाव करने पड़े ताकि वो राइफल को सही पोजीशन में रख सकें। उन्होंने हार नहीं मानी और हर रोज घंटों अभ्यास करना शुरू किया। शूटिंग रेंज पर उनकी मेहनत ऐसी थी कि पसीने से भीग जाने के बाद भी उनकी एकाग्रता नहीं टूटती थी। 2015 में जब उन्होंने अपनी पहली स्टेट लेवल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तो उन्होंने वहां न केवल प्रदर्शन किया, बल्कि गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया। ये पदक सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि अवनी के लिए ये संदेश था कि वो अब भी दुनिया जीत सकती हैं। अगले कुछ वर्षों में अवनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाया और नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। धीरे धीरे अवनी के निशाने इतने सटीक होने लगे कि नेशनल कोचों की नजर उन पर पड़ी। वो अब सिर्फ एक व्हीलचेयर पर बैठी लड़की नहीं थी, बल्कि भारत की एक उभरती हुई पैराशूटर थी, जिसकी आंखों में अब टोक्यो पैरालंपिक का सपना पलने लगा था। अवनी लेखरा की कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है उस पल से, जब उन्होंने पहली बार तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय आसमान में लहराते देखने का सपना देखा। 2017 से 2021 तक का सफर अवनी के लिए किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करना तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती थी दुनिया के उन दिग्गजों के सामने टिकना, जो सालों से इस खेल में राज कर रहे थे। लेकिन अवनी के पास खोने को कुछ नहीं था और पाने को पूरा जहां। जब 2020 में टोक्यो पैरालंपिक होने वाले थे, तभी पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल गई। लॉकडाउन लग गया और शूटिंग रेंज बंद हो गए। एक पैरा एथलीट के लिए घर पर प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें खास तरह के टारगेट और सेटअप की जरूरत होती है। लेकिन अवनी की जिद के आगे मुश्किलें भी छोटी पड़ गईं। उन्होंने अपने घर के हॉल को ही शूटिंग रेंज बना डाला। वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर घंटों दीवारों पर निशाना साधने की ड्राई प्रैक्टिस करती थीं। उन्होंने कंप्यूटर पर सिमुलेटर के जरिए अपनी एकाग्रता को और पैना किया। उनकी माँ उनके लिए डाइट चार्ट संभालती थी, तो पिता उनकी मानसिक मजबूती का ध्यान रखते थे। अगस्त 2021 में जब वो टोक्यो पहुंची, तो उन पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का बोझ था। 30 अगस्त की वो सुबह अवनी के जीवन का सबसे बड़ा दिन साबित होने वाली थी। 10 मीटर एयर राइफल SH-1 कैटेगरी के फाइनल में दुनिया भर के धुरंधर शूटर मौजूद थे। मुकाबला इतना कड़ा था कि 1 मिलीमीटर की चूक भी मेडल की रेस से बाहर कर सकती थी। अवनी का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो किसी युद्ध के मैदान में तपस्या कर रही हो।
एक के बाद एक शॉट और स्कोरबोर्ड पर अवनी का नाम ऊपर चढ़ता गया। जब आखिरी शॉट चला तो पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। अवनी ने 249.6 का स्कोर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर दी थी। अवनी लेखरा भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसी पैरालंपिक में कुछ दिनों बाद उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रोंज मेडल जीतकर एक और इतिहास रच दिया। एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। जब वो भारत लौटी तो उनका स्वागत किसी राजकुमारी की तरह हुआ। जयपुर की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जो लड़की कभी अपनी व्हीलचेयर के कारण घर से निकलने में झिझकती थी, आज वो पूरे देश के लिए गोल्डन गर्ल बन चुकी थी। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। टोक्यो की सफलता के बाद उन पर दबाव और बढ़ गया था। लोग कहने लगे कि क्या वो दोबारा ऐसा कर पाएंगी। अवनी ने इन सवालों का जवाब अपनी बंदूक से दिया। 2024 के पेरिस पैरालंपिक में उन्होंने फिर से वही करिश्मा दोहराया। उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता और लगातार 2 पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई। पेरिस की जीत ने साबित कर दिया कि अवनी का टोक्यो वाला गोल्ड कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनकी अटूट मेहनत का नतीजा था। आज अवनी लेखरा केवल एक शूटर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का एक ऐसा जलता हुआ दिया है जो सिखाती हैं कि भले ही पैर साथ न दें, लेकिन अगर हौसलों में उड़ान हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। उनकी व्हीलचेयर अब उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि उनका सिंहासन है जिस पर बैठकर उन्होंने दुनिया को फतह किया है। अवनी लेखरा की कहानी का तीसरा हिस्सा केवल पदकों की गिनती नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक लीजेंड बनने की और उस जिम्मेदारी को निभाने की जो सफलता के साथ आती है। टोक्यो में इतिहास रचने के बाद अवनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खुद को दुनिया के नंबर 1 पायदान पर बनाए रखना। अक्सर देखा जाता है कि एक बड़ी जीत के बाद खिलाड़ी संतुष्टि के भाव में आ जाते हैं, लेकिन अवनी के भीतर की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। टोक्यो से लौटने के बाद अवनी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो एक गुमनाम खिलाड़ी नहीं थी, बल्कि विज्ञापन की दुनिया और बड़े बड़े कार्यक्रमों का मुख्य चेहरा बन चुकी थी। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जैसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान से नवाजा गया। लेकिन इन सब के बीच अवनी ने अपनी सादगी और अनुशासन को कभी कम नहीं होने दिया। उनके लिए असली सुकून आज भी उसी शूटिंग रेंज की शांति में था, जहां सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और टारगेट पर लगने वाली गोली की गूंज सुनाई देती थी। पेरिस पैरालंपिक 2024 के सफर में अवनी को कई नई शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लगातार बैठकर अभ्यास करने और पुरानी चोटों के कारण उन्हें गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ा। यहां तक कि पेरिस जाने से कुछ समय पहले उनकी एक सर्जरी भी हुई थी। कई लोगों को लगा कि शायद इस बार अवनी अपनी लय खो देंगी, लेकिन अवनी ने एक बार फिर साबित किया कि उनका दिमाग उनके शरीर से कहीं ज्यादा मजबूत है। पेरिस के शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स सेंटर में जब फाइनल मुकाबला शुरू हुआ तो मुकाबला भारत की ही एक और बेहतरीन शूटर मोना अग्रवाल और दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों से था। दबाव इतना अधिक था कि दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई थीं। लेकिन अवनी के चेहरे पर वही पुरानी शांति थी जो टोक्यो में दिखी थी। उन्होंने एक बार फिर अपनी मानसिक शक्ति का परिचय दिया और अंतिम शॉट्स में गजब की सटीकता दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक किसी भारतीय महिला एथलीट ने नहीं किया था। लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल। आज अवनी लेखरा की पहचान सिर्फ एक शूटर तक सीमित नहीं है। वो भारत सरकार के कई अभियानों का हिस्सा हैं और दिव्यांग बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है। वो अक्सर कहती हैं कि व्हीलचेयर सिर्फ एक जरिया है चलने का, वो आपकी सीमाओं को तय नहीं करती। जयपुर की वो लड़की जो कभी एक्सीडेंट के बाद आईने में खुद को देखने से डरती थी, आज दुनिया के लिए आयरन लेडी बन चुकी है। अवनी की ये यात्रा हमें सिखाती है कि बाधाएं आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि ये परखने के लिए आती हैं कि आप अपने सपनों के लिए कितने जिद्दी हैं। उनकी बंदूक से निकली हर गोली समाज की उन रूढ़ियों को तोड़ती है जो मानती हैं कि दिव्यांग व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होते हैं। अवनी लेखरा आज स्वतंत्र भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। अवनी लेखरा के जीवन संघर्ष और उनकी महान सफलता से हमें जीवन के सबसे बड़े सबक मिलते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, इंसान का हौसला उसे फिर से खड़ा कर सकता है। यहाँ अवनी की कहानी से मिलने वाली क्या करें और क्या न करें की सीख दी गई है। क्या करें? डॉस। अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं। अवनी ने अपनी शारीरिक अक्षमता व्हीलचेयर को अपनी पहचान की रुकावट नहीं बनने दिया।
उन्होंने अपनी मानसिक एकाग्रता को इतना मजबूत किया कि वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हमेशा सीखते रहें, अडैप्टेबिलिटी। जब कोरोना में शूटिंग रेंज बंद थी तो उन्होंने घर पर ही ड्राई प्रैक्टिस शुरू की। जीवन में जब रास्ते बंद दिखें तो नए रास्ते खोजना सीखें। अनुशासन और धैर्य रखें। शूटिंग जैसा खेल धैर्य की मांग करता है। अवनी ने घंटों एक ही जगह बैठकर अभ्यास किया। किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए अनुशासन और समय देना बहुत जरूरी है। अच्छी किताबों और गुरुओं का सहारा लें। अवनी के जीवन में अभिनव बिंद्रा की किताब ने टर्निंग पॉइंट का काम किया। प्रेरणा के सही स्रोत आपको अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। परिवार का साथ दें और लें। अवनी की जीत में उनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ था। अपनों पर भरोसा रखें और उनके सहयोग का सम्मान करें। क्या न करें? डोंट्स। खुद पर दया न करें, सेल्फ पिटी। अवनी अगर बेचारी बनकर घर में बैठी रहती तो आज दुनिया उन्हें नहीं जानती। कभी भी अपनी स्थिति के लिए खुद को या किस्मत को दोष न दें। असफलता से न डरें। अवनी ने कई बार हार का सामना किया, सर्जरी के दर्द को सहा, लेकिन उन्होंने हार मानकर बैठना नहीं सीखा। याद रखें, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर न उठना बुरा है। लोगों की बातों पर ध्यान न दें। जब अवनी ने शुरुआत की होगी तो कई लोगों ने सोचा होगा कि एक व्हीलचेयर वाली लड़की क्या कर पाएगी। लोगों के संदेह को अपनी सफलता से जवाब दें। सफलता मिलने पर रुके नहीं। टोक्यो में गोल्ड जीतने के बाद अवनी रुकी नहीं, बल्कि पेरिस में दोबारा गोल्ड जीतकर अपनी निरंतरता, कंसिस्टेंसी साबित की। एक जीत को अंत न माने, उसे अगले लक्ष्य की सीढ़ी बनाएं। शारीरिक सीमाओं को मानसिक सीमा न बनाएं। शरीर की एक सीमा हो सकती है, लेकिन आपके सपनों और सोचने की क्षमता की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।